57 से शुरू करते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल। हाँ, बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है देर रात तक जागकर मेहनत करना। देर रात तक? हाँ, चाहे पढ़ाई हो या कोई काम है। ये असल में उस जमाने से आया है जब भाई बिजली तो थी नहीं। हाँ, सही बात है। तो लोग तेल वाले दिए जलाकर ही रात भर काम करते थे, तो बस वहीं से ये मुहावरा बन गया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अगला है 58, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ये क्या है? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये कहते हैं जब कोई बच्चा मतलब शक्ल सूरत में या आदतों में बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा हो। जैसे वो लकड़ी का एक ब्लॉक होता है ना, हाँ, उससे निकला हुआ टुकड़ा भी वैसा ही होता है। तो बस वही बात है। समझ गई। अच्छा, अब 59वां, गेट आउट ऑफ हैंड। हाँ, गेट आउट ऑफ हैंड मतलब कोई सिचुएशन है जो कंट्रोल से बाहर हो गई, नियंत्रण खो देना। नियंत्रण से बाहर। बिल्कुल। इसका ओरिजिन शायद घुड़सवारी से जोड़ा जाता है। घुड़सवारी से? हाँ। कैसे? हाँ, जैसे वो घोड़े की लगाम होती ना, हाँ। अगर वो हाथ से छूट जाए, फिसल जाए, हाँ हाँ, तो घोड़ा बेकाबू हो जाता है। तो मतलब स्थिति हाथ से निकल गई। वाह, ये काफी स्वाभाविक लगता है। हाँ। अच्छा, 60वां है, पुल समवन्स लेग। अब बिल्कुल बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। इसका मतलब है किसी की टांग खींचना, मतलब मजाक करना, हाँ। प्यार से छेड़ना। इसके कहानी ये भी है कि पुराने जमाने में चोर लोगों को गिराने के लिए सच में पैर खींचते थे। सच में? हाँ, कहते हैं बाद में ये मजाक उड़ाने या छेड़ने के मतलब में इस्तेमाल होने लगा। क्या बात है, कैसे मतलब बदल जाता है। हाँ। खैर, 61, हाँ, टेक विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब हुआ कि किसी बात पर पूरी तरह से आंख बंद करके यकीन मत करो, थोड़ा शक रखो, थोड़ा संदेह रखना। हाँ। क्यों? नमक से क्या लेना देना? हाँ, ये दिलचस्प है। कहते हैं कि पुराने रोमन लोग मानते थे हाँ। कि खाने में अगर चुटकी भर नमक मिला लो तो जहर का असर कम हो जाता है। ओह। तो उसी तरह कोई भी बात अगर सुनो तो उसे सीधे सीधे मानने से पहले थोड़ा संदेह का नमक रखना चाहिए। वाह, क्या बढ़िया कनेक्शन है। अच्छा, अगला 62, द लायंस शेयर। द लायंस शेयर, ये ईसप की कहानियों से आया है। ईसॉप्स की कहानियां, हाँ। इसका मतलब है किसी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे जरूरी हिस्सा। शेर का हिस्सा। हाँ, कहानी में शेर अपनी ताकत या चालाकी से शिकार का सबसे बड़ा हिस्सा खुद ही ले लेता है। हाँ, ये तो शेरों वाली बात हुई। ठीक है, 63, फाइट टूथ एंड नेल। फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब है पूरी ताकत से लड़ना, मतलब जी जान लगा देना किसी चीज के लिए, पूरी शक्ति से। हाँ, जैसे कोई जानवर होता है ना, जब वो लड़ता है तो अपने दांतों और नाखूनों हर चीज का इस्तेमाल करता है। हाँ, बिल्कुल। तो बस वही मतलब है, पूरी क्षमता से मुकाबला करना। सुनने में ही जोरदार है। अच्छा, अब 64वां, हिट द सैक। हिट द सैक, ये बस सोने जाने का एक इनफॉर्मल तरीका है। सोने जाना। सैक से क्या मतलब? सैक मतलब बोरा। पुराने जमाने में जैसे सैनिक या मजदूर लोग वो भूसा या पुआल भरे बोरों पर सो जाते थे। अच्छा, तो हिट द सैक मतलब सोने के लिए अपने बोरे पर जाना। अब बस सोने जाना बन गया। हाँ। अच्छा, ये लॉजिक है। 65वां, अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड, इसका मतलब है शक के दायरे में होना, या फिर कोई उदास है या परेशानी में है। शक या उदासी बादल से कैसे? जैसे बादल सूरज को ढक लेता है ना, रोशनी कम हो जाती है। हाँ। वैसे ही जब किसी पर शक का बादल मंडराता है तो उसकी प्रतिष्ठा थोड़ी धुंधली हो जाती है। या फिर उदासी का बादल मतलब मूड खराब होना। बिल्कुल सही उपमा है। और 66वां, एज फिट एज अ फिडल। ये तो अच्छा लगता है सुनने में। हाँ, इसका मतलब भी अच्छा है, एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त होना, बिल्कुल फिट। पर फिडल से क्यों? वो तो वायलिन जैसा होता है ना। हाँ, फिडल मतलब वायलिन जैसा एक वाद्य यंत्र। पुराने जमाने में एक अच्छे फिडल को उसकी बढ़िया कंडीशन, उसकी सटीक आवाज के लिए जाना जाता था। अच्छा। तो वो एक तरह से अच्छी सेहत और दुरुस्त होने का प्रतीक बन गया, एज फिट एज अ फिडल। बढ़िया। चलिए, अब है 67, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ये तो हम सब चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग अच्छी चीजों का फायदा मिल जाना, बिना कोई नुकसान उठाए। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, दोनों तरफ से फायदा। सही। और 68वां है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब किसी भी तरह से, चाहे तरीका सही हो या गलत, बस काम पूरा करना है किसी भी कीमत पर। हाँ, बिल्कुल। अपना लक्ष्य हासिल करना, चाहे जैसे भी हो। इसकी एक थ्योरी ये है कि ये खेती से जुड़ा है। खेती से? हुक और क्रुक? हाँ, हुक और क्रुक वो चरवाहे की लकड़ी या कुछ औजार होते थे जिनसे वो चीजें खींचते थे या निकालते थे। मतलब हर संभव तरीके का इस्तेमाल करना। दिलचस्प है। अगला है
69 बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, दांतों की चमड़ी। हाँ, है ना। इसका मतलब है बहुत ही कम अंतर से बचना, बाल बाल बचना। बाल बाल बचना। बिल्कुल, ये बाइबल से आया है। अय्यूब की किताब में जिक्र है। वो कहते हैं कि मैं बस अपने दांतों की चमड़ी से बच निकला। लेकिन दांतों पे चमड़ी तो होती नहीं। सही कहा। इसलिए इसका मतलब है कि बचने का मार्जिन इतना कम था कि वो ना के बराबर था। बस किसी तरह बच गए। समझ गए, बहुत ही नैरो एस्केप। अच्छा, 70वां, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये बहुत पॉजिटिव कहावत है। इसका मतलब है कि हर बुरी स्थिति में, हर मुश्किल में भी कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। हर अंधेरे के पीछे रोशनी। बिल्कुल। ये जॉन मिल्टन की एक कविता से फेमस हुआ, जिसमें वो बादलों के पीछे छिपी सूरज की रुपहली चमक की बात करते हैं। सिल्वर लाइनिंग। बहुत सुंदर। अब 71, ग्लीस द पाम, हथेली चिकनी करना। हाँ बिल्कुल, वही। इसका सीधा मतलब है रिश्वत देना। रिश्वत देना। हाँ, किसी का हाथ गर्म करना। जैसे मशीन में ग्रीस लगाने से वो स्मूथ चलती है, वैसे ही ये माना जाता है कि रिश्वत देने से, मतलब हथेली ग्रीस करने से, काम आसानी से निकल जाता है। समझ गई। 72वां, हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव मतलब दो या ज्यादा लोग बहुत करीबी मिली भगत में काम कर रहे हैं। मिली भगत। अच्छे काम के लिए या? अक्सर ये थोड़ी नेगेटिव सेंस में यूज होता है। मतलब किसी गुप्त या शायद गलत काम के लिए बहुत नजदीकी से जुड़े होना। जैसे दस्ताना हाथ में एकदम फिट होता है ना, हाँ, वैसे ही वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए हैं। ठीक है। और 73वां, इन हाई गुड स्पिरिट। इसका मतलब है बहुत खुश होना, उत्साहित होना, अच्छे मूड में होना, खुश मिजाज। हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना, आज वो बड़े अच्छे स्पिरिट्स में है। यहाँ स्पिरिट्स का मतलब है मन की स्थिति, मनोदशा। अच्छा, अगला है 74, कीप एट आर्म्स लेंथ। कीप एट आर्म्स लेंथ मतलब किसी से जानबूझकर थोड़ी दूरी बनाए रखना, ज्यादा दोस्ती या नजदीकी नहीं बढ़ाना। दूरी रखना क्यों? हो सकता है आप उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते या उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। ये शायद लड़ाई की शब्दावली से आया है। लड़ाई से? दुश्मन को हमेशा एक हाथ की दूरी पर रखना ताकि वो अचानक हमला न कर सके। एक सुरक्षित दूरी। हाँ, ये समझ आता है। 75th वन, स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब किसी काम को करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना, पूरी कोशिश करना। जैसे नस नस में जोर लगाना। हाँ, बिल्कुल वही भाव है। जैसे शरीर की हर नस तन गई हो कोशिश करते हुए जी जान लगा देना। जोरदार मुहावरा है ये भी। अब 76th वन, थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब सारी सावधानी, सारी चिंता सब हवा में उड़ा देना और कोई जोखिम भरा काम कर लेना लापरवाही से। हाँ, लापरवाही दिखाना या बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाना, बिना नतीजों की परवाह किए कुछ कर गुजरना। कभी कभी ये भी जरूरी लगता है। खैर, 77th वन है, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई इसका मतलब है अपनी गलती मानना और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ विनम्रता से माफी मांगना। हम्बल पाई खाना, ये क्या चीज थी? हाँ, कहानी है कि मध्ययुगीन इंग्लैंड में अम्बल पाई होती थी जो हिरण या जानवर के अंदरूनी अंगों से बनती थी। ओह। ये अक्सर गरीबों या निचले दर्जे के लोगों को परोसी जाती थी। तो अम्बल पाई खाना एक तरह से विनम्रता दिखाने या अपनी नीची स्थिति स्वीकार करने जैसा हो गया। बाद में ये हम्बल पाई बन गया। अच्छा, ये कहानी है इसके पीछे, दिलचस्प। 78, एट वंस विथ्स एंड। एट वंस विथ्स एंड मतलब इतनी उलझन में होना, इतनी परेशानी में होना कि समझ ही ना आए कि अब क्या करें। जैसे सारी बुद्धि, सारी समझ खत्म हो गई हो। दिमाग काम करना बंद कर दे। हाँ बिल्कुल, जब आप बिल्कुल असहाय महसूस करें और कोई रास्ता न सूझे। ये हालत तो हो जाती है कभी कभी। अच्छा, 79, बिल्ड कासल्स इन द एयर। बिल्ड कासल्स इन द एयर यानी हवाई किले बनाना। हाँ, ये तो हिंदी में भी कहते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसी योजनाएं बनाना या ऐसे सपने देखना जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो शायद कभी पूरे नहीं हो सकते। ये 16वीं सदी से ऐसी काल्पनिक चीजों के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। हम सब बनाते हैं कभी न कभी। 81, बर्न वंस ब्रिजेस। ब्रिजेस और बोट्स। बर्न वंस ब्रिजेस और बोट्स इसका मतलब है कोई ऐसा फैसला लेना या काम करना जिससे पीछे हटने का रास्ता ही बंद हो जाए। मतलब वापसी का कोई चांस कोई चांस नहीं। जैसे पुराने जमाने में सेनापति क्या करते थे, नदी पार करने के बाद पुल जला देते थे या अपनी नावें जला देते थे ताकि सैनिक वापस भागने की सोचे ही नहीं। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ आगे बढ़कर लड़ना ही होता था। तो ये वही है, कोई ऐसा कदम उठाना जिसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते। समझ गए। अब 81, कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड मतलब किसी को कोई गलत काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेना, ठीक उसी समय। रंगे हाथ, खून से रंगे हाथ। हाँ, इसका कनेक्शन वहीं से।
पुराने स्कॉटिश कानून में अगर किसी को किसी की हत्या के बाद खून लगे हाथों के साथ पकड़ा जाता था तो वो सीधा सबूत माना जाता। हाँ, वो जुर्म का पक्का सबूत होता था। तो वहीं से आया ये रंगे हाथ पकड़ना। सीधा सबूत। अच्छा, 82वां क्लोज शेव। क्लोज शेव मतलब किसी हरतरे से या मुश्किल से बाल बचना, बहुत ही कम अंतर से। बाल बचना, शेव से क्या लेना देना? हाँ, ये शायद शेविंग से ही आया है। जैसे जब कोई बहुत ध्यान से शेव करता है तो उस तरह या ब्लेड त्वचा के बहुत करीब से गुजरता है। हाँ, और कटने से बस जरा सा बचता है। तो वही क्लोज शेव है, खतरे के बहुत करीब से निकल जाना। हाँ, ये करीब से निकलने वाली बात है। 83 डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। ये तो बहुत आम कहावत है। बिल्कुल, और बहुत काम की भी। मतलब सफलता मिलने से पहले उसका जश्न मत मनाओ या उस पर पूरी तरह निर्भर मत हो जाओ। अंडे सेने से पहले चूजों की गिनती मत करो। सही कहा, क्योंकि क्या पता कितने अंडे सच में फूटे और चूजे निकले। ये भी ईसप की एक कहानी से ही प्रेरित है। सीख वाली बात है। 84 फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स इसका मतलब है बहुत एनर्जेटिक होना, जोश और उत्साह से भरा होना। ऊर्जा से भरपूर। बीन से, दालों से। हाँ, बीन से। माना जाता है कि ये इसलिए है क्योंकि घोड़ों को उनको ताकत और ऊर्जा देने के लिए बीन्स खिलाई जाती थी। ओह अच्छा, घोड़ों को। हाँ, तो जो घोड़ा बीन्स खाकर खूब उछल कूद करता था वो फुल ऑफ बीन्स होता था। अब ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, घोड़ों से कनेक्शन। 86 गो दी एक्स्ट्रा माइल। गो दी एक्स्ट्रा माइल मतलब जितना जरूरी है या जितनी उम्मीद की जाती है उससे थोड़ा ज्यादा करना, अतिरिक्त प्रयास करना, उम्मीद से ज्यादा मेहनत करना। हाँ, ये बाइबल से आया है। उसमें एक जगह जिक्र है कि अगर कोई तुम्हें 1 मील चलने को कहे तो तुम उसके साथ 2 मील चलो। अच्छा, उदारता दिखाना। हाँ, मतलब अपेक्षा से बढ़कर अच्छा करना या मदद करना। बढ़िया संदेश है इसमें। 86 इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स इसका मतलब है किसी चीज की पूरी डिटेल जानना, उसकी सारी बारीकियां, सारी जटिलताएं समझना, सब कुछ जानना उसके बारे में। हाँ, अंदर बाहर सब पता होना। ये शायद समुद्री यात्राओं से आया है। समुद्री यात्रा कैसे? जैसे बंदरगाहों के अंदर आने और बाहर जाने या ज्वार भाटे के आने जाने की पूरी जानकारी रखना नाविकों के लिए जरूरी होता था। पूरी डिटेल पता होना। पूरी जानकारी, ठीक है। 87 स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन मतलब एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल चमचमाता हुआ और व्यवस्थित। साफ सुथरा। स्पिक और स्पैन का मतलब क्या है? ये थोड़ा पुराना फ्रेज है, 16वीं सदी का। स्पिक का मतलब शायद कील या कांटा था और स्पैन का मतलब लकड़ी का नया टुकड़ा। तो शुरू में इसका मतलब था एकदम नया, बिल्कुल नया जैसा। हाँ, बाद में ये साफ सफाई और व्यवस्थित होने से जुड़ गया, जैसे कोई चीज इतनी साफ है कि बिल्कुल नई लग रही है। अच्छा, घर को स्पिक एंड स्पैन रखना। 88 टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट मतलब किसी जरूरी काम को करने से ठीक पहले नर्वस हो जाना, डर जाना या हिम्मत हार जाना। पैर ठंडे पड़ जाना। हाँ, ये तो सुना है। बिल्कुल, जैसे कोई शादी करने वाला हो या स्टेज पर परफॉर्म करने वाला हो और आखिरी मोमेंट पर डर जाए। इसका ओरिजिन क्या है? माना जाता है कि ये मिलिट्री स्लैंग से आया है। सैनिक जो लड़ाई में जाने से डरते थे उनके लिए कहते थे कि उनके पैर ठंडे पड़ गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। ओह, डर के मारे। ठीक है। 90 टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब जानबूझकर किसी गलत चीज को अनदेखा कर देना, ऐसे बर्ताव करना जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं। जानबूझकर अनदेखा करना। हाँ, इसकी कहानी एडमिरल नेल्सन से जोड़ी जाती है। नेल्सन? हाँ, कहते हैं एक लड़ाई के दौरान जब उन्हें पीछे हटने का सिग्नल मिला तो उन्होंने अपनी दूरबीन अपनी अंधी आंख पर लगाई ताकि सिग्नल दिखे ही नहीं। बिल्कुल, और कहा कि मुझे कोई सिग्नल नहीं दिख रहा और लड़ाई जारी रखी। तो मतलब जानबूझकर किसी चीज को नजरअंदाज कर देना। वाह, जानबूझकर न देखना। 90वां अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स इसका मतलब है किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होना और विरोध करने के लिए तैयार हो जाना। गुस्से में विरोध करना। हाँ, जैसे लोग हथियार उठा लेते हैं ना विरोध में। हाँ, तो अप इन आर्म्स का मतलब है कि लोग बहुत नाराज हैं और लड़ने या बहस करने को तैयार हैं। गुस्से और विरोध का प्रतीक। 92 Wears his heart on his sleeve. Wears his heart on his sleeve ये उस इंसान के लिए कहते हैं जो अपनी फीलिंग्स छुपाता नहीं है, जो महसूस करता है वो साफ जाहिर कर देता है। मतलब जिसके दिल में जो है वो जुबान पर या चेहरे पर दिख जाता है। हाँ बिल्कुल, भावनाएं खुली किताब की तरह होती हैं। कहते हैं मध्य युग में शूरवीर कभी कभी अपनी प्रेमिका का दिया हुआ कोई निशान या टोकन अपनी आस्तीन स्लीव पर पहनते थे। अच्छा,
तो सबको पता चल जाता था। हाँ, कि वो किसके प्रति समर्पित हैं। तो वहीं से ये आया अपनी भावनाएं खुलेआम दिखाना। भावनाओं का खुला प्रदर्शन। अच्छा, 92 व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी तो है लेकिन किसी काम की नहीं है या उसे संभालना बोझ बन गया है। महंगा लेकिन बेकार। सफेद हाथी से कैसे? ये थाईलैंड पुराना श्याम से आया है। वहां सफेद हाथी बहुत पवित्र माने जाते थे और राजा की संपत्ति होते थे। कहते हैं कि राजा अगर किसी दरबारी से नाखुश होता था तो उसे तोहफे में एक सफेद हाथी दे देता था। तोहफे में? ये तो अच्छी बात हुई। नहीं, क्योंकि सफेद हाथी का रखरखाव बहुत ज्यादा महंगा होता था और उसे काम में भी नहीं ले सकते थे, तो वो दरबारी बेचारा कंगाल हो जाता था उसे पालते पालते। ओहो, तो ये एक महंगा बोझ बन जाता था। समझ गई। 93वां, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब है एक विद्वान व्यक्ति, कोई ऐसा जिसे साहित्य पढ़ाई लिखाई का बहुत गहरा ज्ञान हो। स्कॉलर। लेटर्स मतलब अक्षर या चिट्ठियां? यहाँ लेटर्स का मतलब साहित्य और ज्ञान से है। जैसे हम कहते हैं आर्ट्स एंड लेटर्स, जी। तो मैन ऑफ लेटर्स मतलब ज्ञानी या साहित्यिक पुरुष। आजकल पर्सन ऑफ लेटर्स भी कहते हैं। विद्वता का प्रतीक। अच्छा, 94, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब चाय के प्याले में तूफान। हाँ, इसका मतलब है किसी छोटी सी मामूली सी बात पर बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा कर देना, बात का बतंगड़ बना देना, राई का पहाड़ बनाना। छोटी सी बात पर बड़ा बवाल। बिल्कुल। ये ब्रिटिश इंग्लिश का मुहावरा है। अमेरिकन इंग्लिश में टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट भी कहते हैं। बात का बतंगड़। सही। 95th, एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी मतलब चोट पर नमक छिड़कना। हाँ, ये भी हिंदी जैसा ही है। बिल्कुल। मतलब कोई स्थिति पहले से ही खराब है और आपने कुछ कहकर या करके उसे और बुरा बना दिया या और अपमानजनक बना दिया। किसी को चोट लगी हो और आप उसका मजाक उड़ा दें। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये भी कहते हैं कि ईसप की कहानियों से आया है, जहाँ किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने के बाद उसका अपमान भी किया जाता था। चोट पर अपमान, ठीक है। 96th, एप्पल ऑफ वन्स आई। एप्पल ऑफ वन्स आई मतलब कोई व्यक्ति या चीज जो आपको बहुत ज्यादा प्यारी हो। आपकी आंखों का तारा। आंखों का तारा। सेब से क्या मतलब? यहाँ का मतलब सेब नहीं बल्कि आंख की पुतली है। अच्छा। पुराने जमाने में आंख की पुतली को एप्पल भी कहा जाता था। अच्छा, पुतली। हाँ, और आंख की पुतली हमारे लिए कितनी कीमती होती है, हम उसकी कितनी हिफाजत करते हैं। तो जो चीज या इंसान उतना ही प्यारा और कीमती हो वो एप्पल ऑफ वन्स आई है। इसका जिक्र बाइबल में भी है। वाह, बहुत प्यारा होना। और आखिर में 97वां, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन मतलब वापस वहीं पहुंच जाना जहां से शुरू किया था। सारी मेहनत बेकार हो जाना और फिर से शुरुआत करनी पड़ना। जहां से चले थे वहीं वापस। स्क्वायर वन। हाँ, स्क्वायर वन। ये शायद बोर्ड गेम से आया है, जैसे लूडो या सांप सीढ़ी में होता है ना। हाँ, सीढ़ी से चढ़े और सांप ने काटा तो वापस नीचे। बिल्कुल। या फिर कुछ लोग मानते हैं कि ये पुरानी बीबीसी फुटबॉल कमेंट्री से आया है, जहां मैदान को नंबर वाले स्क्वायर्स में बांटा जाता था और स्क्वायर वन शुरुआती बिंदु होता था। अच्छा, तो मतलब फिर से शुरू करो। हाँ, मतलब सारी प्रोग्रेस खत्म, अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो ये थी हमारे 97 तक की मुहावरों की कहानी।